Hi everyone, I am Zamzam. Welcome to my YouTube channel Learn with Zamzam. I hope you all are doing well. So, I am here to teach you all a very easy but interesting chapter that is Living Word. So, let's get started. पहले हम सर अर्नेस्ट मेयर के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं. ओके, सो सर अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है. सर अर्नेस्ट मेयर का जन्म 1904 दैट इज़ 1904 में हुआ और एट द एज ऑफ 100 साल की उम्र पर 2004 में सर अर्नेस्ट मेयर की डेथ हो गई. सर अर्नेस्ट मेयर टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में से एक हैं. ठीक है, मतलब अब तक के टॉप 100 साइंटिस्ट जो हैं उनमें से एक है सर अर्नेस्ट मेयर. और बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की जो डेफिनेशन हम अभी मानते हैं वो सर अर्नेस्ट मेयर ने ही दी है. दैट इज़ एक स्पीशी के दो अपोजिट सेक्स के मेंबर्स जब आपस में मीटिंग करते हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं. वो डेफिनेशन सर अर्नेस्ट मेयर ने ही दी है. ओके, सर अर्नेस्ट मेयर को 3 प्राइजेस से नवाजा गया जिसे वाइडली हम कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, जिसमें से एक है बाल्जन प्राइज, अनदर वन इज़ इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड द थर्ड वन इज़ क्रैफोर्ड प्राइज. ओके, सो इंट्रोडक्शन टू लिविंग वर्ल्ड. हमें पता है हमारे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरह की स्पीशीज़ है जिसमें से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को अब तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है. बेशक बहुत सारी स्पीशीज़ अभी भी ऐसी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अभी भी ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसी जगहों पे भी मिलते हैं जहाँ पे हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसी जगह पे भी मिल सकता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया हेलोफाइल्स होते हैं, एसिडोफाइल्स होते हैं, थर्मोफाइल्स होते हैं. मतलब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कंडीशन और एक्सट्रीम लेवल के सॉल्टी एरियाज़ में आर्कीबैक्टीरिया अपनी लाइफ आराम से स्पेंड कर रहे होते हैं. बेशक बचपन से हमने पढ़ा है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास ही ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. उन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. राइट, अभी यहाँ पे 2 टर्म आती हैं, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इकोलॉजिकल कॉपरेशन. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक शेर है लाइन और एक हिरन है. शेर को करना है, शेर ने हिरन का शिकार कर लिया, शेर ने हिरन को खा लिया. तो ये है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि दुश्मनी वाला रिश्ता है. और इकोलॉजिकल कॉपरेशन मतलब एलिफेंट और रैबिट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एलिफेंट ने कुछ लीव्स खाए, कुछ फ्रूट्स गिरा दिए, तो फ्रूट्स जो है वो रैबिट ने खा लिए. तो ये कुछ दोस्ती वाला रिश्ता है. तो ये इकोलॉजिकल कॉपरेशन हो रहा है कि एक दूसरे को कॉपरेट कर दिया, एक दूसरे की हेल्प कर दी. ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफाइनिंग फीचर में डिफरेंस समझ लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो लिविंग में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिविंग में ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, लिविंग ईट करते हैं, लिविंग राइड करते हैं, एट्सेट्रा. मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे हैं कि अगर वो लिविंग में नहीं हो मतलब तो भी कोई बात नहीं. और हम ये भी नहीं कह सकते कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग में प्रेजेंट है इस वजह से वो लिविंग है. ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते. अभी डिफाइनिंग फीचर को समझ लेते हैं. डिफाइनिंग फीचर वो फीचर्स होते हैं जो कि
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब डिफाइनिंग फीचर्स, ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होने ही होने चाहिए सारे लिविंग्स में, और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, जिसमें से मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम अभी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये क्या है। बात कर लेते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, बट डेड, मरे हुए लोग ग्रो नहीं करते हैं। ग्रोथ के दो क्राइटेरिया होते हैं। इंक्रीज इन मास को भी हम ग्रोथ मानते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल के बाद देखा तो वो बड़ा हो गया, उसकी काफ़ी हाइट बढ़ गई है, तो उसका मास बढ़ा है, तो इंक्रीज इन मास हमारे ग्रोथ का क्राइटेरिया है, तो हमने बोला उसकी ग्रोथ हो गई। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर गया, तो एक सेल से 2 नए सेल बन गए, हमने इसको भी क्राइटेरिया माना हुआ है कि ये अगर एक सेल से 2 नए सेल बनते हैं तो ये भी ग्रोथ है। कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है। ट्विन मतलब जुड़वा, है ना, ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सेल से 2 नए सेल बन गए, एक सेल 2 नए सेल में डिवाइड कर गया, तो ये सेल डिवीज़न है। पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गए, ये रिप्रोडक्शन है। और जैसे कि हमने अभी बोला कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एक मेंबर से 2 नए मेंबर बन गए, तो ये ग्रोथ भी है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीज़न बोलो, रिप्रोडक्शन बोलो, ग्रोथ बोलो, एक ही बात है। तो ये तीनों चीज़ें म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब सेम बातें हैं। ठीक है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन, ग्रोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेसेस है। मतलब हमारे में क्या होता है, बंदा ग्रो करता है, ग्रो करते करते वो प्यूबर्टी तक पहुंचता है, फिर प्यूबर्टी पर आने पर वो एबल होता है टू रिप्रोड्यूस, राइट। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 2 अलग अलग बातें हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ कैसे होती है, उनके डिफरेंस के बारे में। प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है, मतलब प्लांट अपनी लाइफ टाइम ग्रो करता रहता है। बेशक कुछ टाइम के बाद उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, पर थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती है। ठीक है, एनिमल में ग्रोथ सर्टेन एज तक होती है। हमारे में बोलते हैं ना कि 18 साल तक उम्र बढ़ेगी, सॉरी 18 साल तक हाइट बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, ऐसा बोलते हैं। सो प्लांट्स में ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, मतलब प्लांट्स में ग्रोथ कुछ एक सर्टेन लोकेशन पे होती है। पता है क्यों? क्योंकि मेरिस्टम सर्टेन लोकेशन पे प्रेजेंट होती है। रूट एपाइकल मेरिस्टम, शूट एपाइकल मेरिस्टम से ऊपर की तरफ प्लांट ग्रो करेगा, रूट एपाइकल मेरिस्टम से नीचे की तरफ प्लांट मतलब रूट्स की ग्रोथ होगी। ओके, एनिमल में सेल डिवीज़न होता है, पर डैमेज्ड सेल को रिपेयर करने के लिए, हीलिंग प्रोसेसेस के लिए। और एनिमल में ग्रोथ जो है डिफ्यूज्ड होती है, मतलब अगर एनिमल की ग्रोथ हुई है तो पूरा एनिमल ग्रो करेगा, उसके लिम्स भी ग्रो करेंगे, उसकी ओवरऑल बॉडी में ग्रोथ होगी। ठीक है, अभी देख लेते हैं नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। कैसे? माउंटेन्स हैं, बोल्डर्स हैं, नॉन लिविंग है, इन पे बहुत सारी मिट्टी आकर, बहुत सारी सैंड वगैरह आकर इन पे इकट्ठा हो गई, एक्यूमुलेट हो गई, जिसकी वजह से माउंटेन्स का मास बढ़ गया। जैसे हमने बोला था पहले कि इंक्रीज इन मास ग्रोथ का एक क्राइटेरिया है, तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेशक सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो कर रहे हैं, बट नॉन लिविंग
तो ग्रोथ हो रही है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन इट्स सरफेस, राइट। सो क्या कंक्लूजन निकलता है कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे लिविंग में ग्रोथ तो हो रही है पर नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। ओके, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बंदा अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाता है, ठीक है। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं, फिर गैमीट्स मेल फीमेल गैमीट्स फर्टिलाइज करते हैं। क्योंकि मेल फीमेल गैमीट चाहिए तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, मतलब एक मदर की ज़रूरत होती है और एक फादर की ज़रूरत होती है एक नया बेबी बनाने के लिए। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है अगली प्रोजेनी बनाने के लिए, मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनती है वो एग्जैक्टली सेम होती है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली पेरेंट के सेम होती है प्रोजेनी, जिसे कहते हैं क्लोन। क्लोन मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अभी तक कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना। ओके, मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है वो देख लेते हैं। फंजाई, फंजाई reproduces by millions of asexual spores। फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करती है? बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स बना के वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। ओके, बैक्टीरिया, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली? बाय बाइनरी फिशन, एक सेल जो है वो दो में डिवाइड कर जाती है सिंपली। ईस्ट एंड हाइड्रा में देख लेते हैं। ईस्ट और हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बडिंग। ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे एक छोटी सी बड होती है, फिर ये डिटैच कर जाती है, ये बड जो है वो वापस से पूरा हाइड्रा या ईस्ट बना देती है। ओके, अभी प्लानेरिया देख लेते हैं। प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन मिलती है। ट्रू रीजनरेशन, सो ईस्ट और हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग, ठीक है। एक छोटी सी बड आती है, वो बड अपने पेरेंट से डिटैच कर जाती है, फिर वो बड न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, मतलब उस बर्ड से नया हाइड्रा बन जाता है। ओके, फिर आते हैं प्लानेरिया पे। प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन मिलती है। प्लानेरिया को 5 पार्ट्स में कट कर दो, ईच पार्ट जो है वो न्यू प्लानेरिया बना देगा, ठीक है। अभी फ्रैगमेंटेशन देखते हैं। फ्रैगमेंटेशन, फिलामेंटस एल्गी, फंजाई, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, इनमें फ्रैगमेंटेशन होता है। ओके, मतलब एल्गी का फिलामेंट है, एक फिलामेंट टूट के अलग हुआ तो उस फिलामेंट से नई पूरी एल्गी बन जाएगी। ऐसे ही प्रोटोनीमा में होता है और ऐसा ही कुछ फंजाई में होता है। ओके, म्यूल जैसे खच्चर कहते हैं, वर्कर हनी बी और स्टेराइल ह्यूमन कपल, ये रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं होते हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। अभी रिप्रोडक्शन
क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है? बेशक किसी भी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं है, मतलब चेयर अपना बेबी नहीं बना रहा है, राइट? तो इट मीन्स कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, बट सारे लिविंग भी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, है ना? जैसे कि म्यूल, वर्कर हनी बी, स्टेराइल ह्यूमन कपल, ये तो अपने बेबीज़ नहीं बना रहे हैं। इसीलिए जैसे कि मैंने बोला था, डिफाइनिंग फीचर वो फीचर्स हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कहाँ प्रेजेंट है? म्यूल, वर्कर हनी बी, स्टेराइल ह्यूमन कपल, ये लिविंग है, बट ये रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं? नहीं ना, नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ओके, अभी आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। हाँ, मेरे को बात बतानी है आपको कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो यार स्क्रीनशॉट ले लो। So, metabolism, sum total of all the chemical reaction occurring inside our body is known as metabolism। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन, 1 मिनट, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हर एक केमिकल रिएक्शन को करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। दैट्स वाई हमारी बॉडी के अंदर हर एक केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और बॉडी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, मेटाबॉलिज्म में आता है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शन होती है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटता है सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज C6H12O6 टूटता है, 6CO2 + 6H2O एंड ATP रिलीज होती है, मतलब एनर्जी बनती है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म ये है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो एनाबॉलिज्म में क्या होता है? 1 मिनट। ओके, सो एनाबॉलिज्म में क्या होता है? छोटी छोटी, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट। 6CO2 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll ग्लूकोज बन जाता है और O2 रिलीज होती है। ओके, या सो अभी आते हैं, हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग बॉडी के बाहर इस ट्यूब के अंदर इन विट्रो कंडीशन में करा सकते हैं। ओके, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि एक टेस्ट ट्यूब में हो रही है, फुल बेशक वो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्योंकि हमारी बॉडी में होती है और हम उसको टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है, बट टेस्ट ट्यूब इज़ श्योरली अ नॉन लिविंग। ओके, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, हम लिविंग हैं, ये सही है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्योंकि टेस्ट ट्यूब में हो रही है तो टेस्ट ट्यूब लिविंग हो गया। नहीं नहीं, टेस्ट ट्यूब जो है टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग ही है। ओके, सो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। टेबल, तुम्हारे अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है? नहीं ना, हाँ, टेबल ने मुझे बताया नहीं चल रही है। दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। ओके, सो
अब यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, आगे का लेक्चर, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आप मुझे बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आपको समझ आया। अगर आपके कोई डाउट्स हो या कोई सजेशंस हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ओके, और हाँ, नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। सो इजाज़त है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।